नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा बेसिकली इकोनॉमी दिस वीक का प्रोग्राम है, जहां पर हम इस हफ्ते की जो तमाम इम्पोर्टेंट ज़रूरी खबरें रही हैं, खासतौर पर इकोनॉमिक्स के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, अर्थशास्त्र के लिहाज से, उन खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। उन खबरों के बैकग्राउंड को भी समझेंगे, उनका करंट की क्या खबर है उसको भी समझेंगे। तो करंट और स्टैटिक दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए ही हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो पहला एपिसोड इसका लाइव हो चुका है। अगर आपने पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो जल्दी से पहले एपिसोड को देख लीजिए। वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पहले एपिसोड को देख सकते हैं। आज हमारा जो है वो आपको इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम का दूसरा एपिसोड मिलने वाला है। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरों पर बात करेंगे, यानी कि इस हफ्ते कौन सी खबरें रही हैं जो कि खास रही हैं और जिन खबरों पर बात करना इंपॉर्टेंट है, जिन खबरों को समझना, उनके बैकग्राउंड पर बात करना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर आप देखें, जो सबसे पहली खबर है वो वेज एंड मींस एडवांस को लेकर के है। तो ये क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है, राज्यों की क्या भूमिका होती है, RBI की क्या भूमिका होती है, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा ब्याज समकरण योजना यानी कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, ये क्या है, इसको लेकर के क्या खबर सामने आई है, किस तरह से स्कीम काम करती है, कैसे फायदा मिलता है, इस पर बात करेंगे। पेट्रो डॉलर प्रणाली, पेट्रो डॉलर शब्द जो है वो चर्चा में आया है। तो पेट्रो डॉलर का क्या मतलब होता है? कई लोग ये भी कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स ने इस तरह के विचार पेश किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रो डॉलर प्रणाली जो है उस पर खतरा पैदा हो रहा है, उसकी समाप्ति के जो है निशान अब हमें दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पेट्रो डॉलर प्रणाली होती क्या है और फिर इस प्रणाली की समाप्ति के कौन से साइंस हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन से निशान हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा PMI पर बात करेंगे, क्रय प्रबंधक सूचकांक पर बात करेंगे। PMI चर्चा में आया है तो क्यों चर्चा में आया है, इस पर भी, इसको भी देखेंगे। और फिर PMI किस तरह से काम करता है उस पर भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट नेक्सस है, RBI का ये प्रोजेक्ट है जो हमें चर्चा में देखने को मिला है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस किस तरह से काम करता है, क्या है, यहाँ पर कौन कौन से देश शामिल हैं, इन तमाम चीजों को भी हम समझने वाले हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें आज के इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी और पूरे हफ्ते की जो तमाम इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं इकोनॉमी के लिहाज से, वो इस वीडियो में शामिल की गई हैं। चलिए अब इसी नोट के साथ वीडियो को और शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी खबर है वो वेज एंड मीन्स एडवांस को लेकर के है। अब खबर चर्चा में क्यों आई है? तो खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि RBI जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक है। अब कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताएंगे कि RBI की शुरुआत जो है, RBI का गठन भारत में किस साल हुआ था। तो RBI क्या है? RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया गया है? इस सीमा को 47,010 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 60,118 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये खबर यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आती है। अब इस खबर में जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका वेज एंड मीन्स एडवांस। तो वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है, इसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रणाली है, बेसिकली आप इसको एक स्कीम की तरह ले सकते हैं, जिस स्कीम की जो शुरुआत है वो आपको 1997 यानी कि 1997 में देखने को मिली थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है कि सरकारों, अब सरकारों में आप केंद्र सरकार को भी शामिल कर सकते हैं, सरकारों में आप राज्य सरकार को भी शामिल कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों में जो विसंगति आती है, अब थोड़ा सा इसको समझने की आप कोशिश करिए। एक सरकार है, वो सरकार कुछ जो है पैसा भी कमाती है, वो सरकार कुछ खर्च भी करती है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सरकार जो पैसा कमा रही है वो उसके खर्चे के बराबर ही होगा। हो सकता है सरकार जो पैसा कमा रही है वो उसके खर्चे से ज्यादा हो, तो सरकार को प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर सरकार का जो खर्चा है वो उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार को नुकसान हो रहा है। और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मान लीजिए सरकार 100 रुपए कमा रही है और सरकार खर्च कर रही है 120 रुपए। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? अंतर है 20 रुपए का, यानी कि सरकार को 20 रुपए कहीं और से लाने पड़ेंगे। अब कहीं और से कहां से लेकर के आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की गई RBI की ओर से, और उसी स्कीम को आप कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। तो आवश्यकता क्या है इसकी? ये बेसिकली जरूरत पड़ने पर सरकारों यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार RBI से तत्कालीन जो है कैश उधार ले सकते हैं। तो इसके तहत क्या है, अगर किसी राज्य को
अगर केंद्र सरकार को, किसी यूनियन टेरिटरी को, किसी केंद्र शासित प्रदेश को जरूरत पड़ती है तो फिर वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ समय के लिए उधार ले सकते हैं। कितने समय के लिए उधार लिया जाता है? तो ये उधार लिया जाता है आपका 90 दिनों के लिए। 90 दिनों के भीतर रकम को लौटाना अनिवार्य होता है और इस पर आपको ब्याज भी देना पड़ता है। इस पर राज्य सरकारें ब्याज भी देती हैं और ये जो ब्याज दिया जाता है वो रेपो रेट के बराबर होता है। अब आप सोचेंगे कि इस कानून का आधार कहां पर है, इस कानून का, इस नियम का जिक्र कहां पर मिलेगा आपको? तो इस नियम का जिक्र मिलेगा आपको आरबीआई अधिनियम 1934 यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 17(5) में, जहां पर यह कहा गया है कि केंद्रीय बैंक जो है, केंद्रीय बैंक को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए अधिकृत किया गया है। यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो केंद्र सरकार को भी ऋण दे सकता है और राज्य सरकार को भी ऋण दे सकता है। और ये जो ऋण दिया जाता है ये कौन से रेट पर दिया जाता है? ये रेपो रेट पर दिया जाता है। और अगर कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, अगर उसने वेज एंड मीन्स एडवांस मेथड के तहत जो है कि आरबीआई से उधार लिया है और वो 90 दिनों तक 90 दिनों के भीतर उधार नहीं चुका पाते हैं तो फिर इस उधार को दूसरा नाम दिया जाता है। इस उधार को फिर ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। और ओवरड्राफ्ट पे क्या होता है? ओवरड्राफ्ट पर आपका जो ब्याज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? जितना भी आपका रेपो रेट है उससे 2% ज्यादा ब्याज आपको ओवरड्राफ्ट पर देना पड़ता है। यानी कि अगर आप जो है, इसको आप एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप जो है आप कोई सरकार हैं, आप किसी राज्य की सरकार हैं और आपने आरबीआई से 100 रुपए उधार लिए हैं। अब आपने 100 रुपए उधार लिए, उस वक्त जो रेपो रेट था वो मान लीजिए 6.5% के आसपास था। अब आप जो है 90 दिनों के भीतर इसका उधार जो है चुका नहीं पाते हैं, तो 90 दिनों के बाद आपका ये जो उधार है, इस उधार को क्या कहा जाएगा? ये 100 रुपए का उधार आपका ओवरड्राफ्ट हो जाएगा और इस ओवरड्राफ्ट पर आपको 2% ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि 8.5% ब्याज यहां पर आपको देना पड़ेगा अपने ओवरड्राफ्ट पर। तो ये ओवरड्राफ्ट होता है। तो अगर सवाल आता है कि वेज एंड मीन्स एडवांस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आप 90 दिनों तक अपना जो अमाउंट है वो नहीं चुकाते हैं तो फिर उस अमाउंट पर आपको 2% ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो ये पूरा आपका ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट हुआ। इसके अलावा ये जो आपका वेज एंड मीन्स एडवांस है ये तय कौन करता है? तो जब बात होती है आपका केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का वेज एंड मीन्स एडवांस की जो सीमा है वो आरबीआई और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो दोनों मिल करके तय करते हैं। लेकिन जब बारी आती है आपका राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकारों के मामले में आपका जो आरबीआई है, आरबीआई अकेले तय करता है कि उनकी वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा क्या होने वाली है। इसके अलावा वेज एंड मीन एडवांस की जो उच्च सीमा होती है, यानी कि जैसे वर्तमान मामले में क्या किया गया है आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा को बढ़ा दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यही होगा कि जो हमारी सरकारें हैं उनको बाजार से उधार लिए बिना धन जुटाने की सुविधा मिलेगी। यानी कि उनको बाजार से जाकर उधार नहीं लेना पड़ेगा। वो चाहें तो अपना आरबीआई से उधार ले सकते हैं, लेकिन वो उधार केवल 90 दिनों के लिए होता है। अगर 90 दिनों से ज्यादा जाता है तो उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो ये हमने आपका वेज एंड मीन्स एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझा। अब वेज एंड मीन्स एडवांस के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, उसको अगर आप देखें तो वेज एंड मीन्स एडवांस के आपको 2 प्रकार बेसिकली देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है आपका नॉर्मल WMA यानी कि नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस, और दूसरा है आपका विशेष यानी कि स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस। लेकिन आप सोचेंगे कि ये नॉर्मल है तो ये पहले दिया जाता होगा और जो स्पेशल है वो किसी विशेष परिस्थिति में दिया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है। जो आपका स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस है उसको आप जो है SDR यानी कि विशेष आहरण सुविधा भी कहते हैं। अब ये जो विशेष आपका वेज एंड मीन्स एडवांस है ये बेसिकली राज्यों द्वारा रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक यानी कि कोलेट्रल के विरुद्ध दिया जाता है। यानी कि अगर किसी राज्य सरकार को स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस लेना है आरबीआई से तो उसको कुछ ना कुछ कोलेट्रल देना होता है, कुछ ना कुछ सरकारी प्रतिभूतियां यहाँ पर देनी होती हैं। जबकि अगर आपकी SDF यानी कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर RF आना चाहिए, SDF होता है ये स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। अगर आपकी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी की सुविधा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आप नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस की सुविधा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको समझा और वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है उस पर भी बात की, उसके भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लिया है। चलिए बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए अपनी अगली खबर पे।
तो हमारी जो अगली खबर है वो आपका ब्याज समकरण योजना, जिसको आप ब्याज समतुल्यकरण योजना भी कह सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको आप इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले खबर चर्चा में क्यों आई है? तो खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि निर्यातकों के लिए सरकार ने जो ब्याज समकरण योजना की शुरुआत की थी, इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र के लिए 2 महीने के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए जो योजना थी, बहुत सारे क्षेत्रों के लिए योजना है, लेकिन स्पेसिफिकली केवल एमएसएमई क्षेत्र के लिए इस योजना को 2 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी और सेक्टर के लिए नहीं बढ़ाया गया है, ये केवल 2 महीने के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए ही बढ़ाया गया है। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और 2015 के बाद से 5 बार इस योजना को एक्सटेंड किया गया है और इस योजना को कई बार जो है बढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप बात करें इस योजना के बारे में, ब्याज समकरण योजना के बारे में, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के बारे में, तो हमने देखा इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2015 को। इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो इसके तहत बेसिकली जो निर्यातक होते हैं, यानी कि जो आपके एक्सपोर्टर होते हैं, तो निर्यातकों को बेसिकली रियायत ब्याज दरों पर बैंक जो है ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी कि जो आपके एक्सपोर्टर हैं, जो लोग भारत से बाहर सामान को भेज रहे हैं, उनको ये सुविधा मिलती है कि वो अपना सर्टिफिकेट दिखा करके, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा करके बैंक से कम दरों पर ब्याज ले सकते हैं। तो ये सुविधा आपको कहाँ मिलती है? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है निर्यातकों के लिए उधार लेने की लागत को कम करना और उनको प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, यानी कि उनको कॉम्पिटिटिव बनाना। क्योंकि जब निर्यातकों के पास पैसा हो, जब निर्यातकों को कम लागत पर कम इंटरेस्ट पर ब्याज मिलेगा, तो जाहिर तौर पर वो ज्यादा पैसा उधार लेंगे, अपने मार्केट में सुधार करेंगे, अपने स्ट्रक्चर में सुधार करेंगे, और जब उनका प्रोडक्ट सुधरेगा, उनकी पूरी कार्यप्रणाली सुधरेगी, तो इससे वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो पाएंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनको कॉम्पिटिशन दे पाएंगे। तो इससे भारत का जो निर्यात सेक्टर है वो भी सुधरेगा और भारतीय इकोनॉमी में भी इसकी वजह से आपको योगदान दिखता हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें योजना का लाभ मिलता किसको है, यानी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको फायदा मिलता है? तो सरकार ने इसके लिए तकरीबन 410 उत्पादों को चिन्हित किया है। यानी कि सरकार ने ऐसे 410 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिनके निर्यातकों को इस पूरी स्कीम के तहत सुविधा प्राप्त हो सकती है। कम ब्याज दरों पर उनको ऋण जो है मिल सकता है। तो 410 प्रोडक्ट तो वो हो गए। इसके अलावा जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, तो ये जो उद्योग हैं, इसके सभी उत्पादों को सुविधा मिलती है। तो एक तरफ तो सरकार ने 410 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है, दूसरी तरफ जो एमएसएमई सेक्टर है उसके सभी उत्पादों को इसके तहत सुविधा जो है मिल जाती है। तो ये हमने कौन इसके लिए एलिजिबल है उसकी बात की। अब इसके अलावा सब्सिडी कितनी मिलती है उसको अगर आप देखें तो हमने देखा था सरकार ने 2 कैटेगरीज डिसाइड कर रखी हैं। एक कैटेगरी उन लोगों की है जिनके सरकार ने जो 410 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं उनके तहत आते हैं। तो उनके तहत जो ब्याज सब्सिडी मिलती है वो 2% की होती है। यानी कि आप जो भी लोन बैंक से ले रहे हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट लगता है उसमें आपको 2% कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो एमएसएमई सेक्टर के निर्यातक हैं उनको जो छूट मिलती है वो 3% के आसपास होती है। तो ये चीज खासतौर पर आपको याद रखनी है कि जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है उसमें 410 प्रोडक्ट पर जो छूट मिलती है, जो सरकार छूट देती है, वो 2% की होती है। और जो एमएसएमई सेक्टर के निर्यातकों को सरकार छूट देती है ब्याज पर, वो 3% की होती है। इसके अलावा बैंक यहाँ पर सब्सिडी प्रदान करते हैं और फिर बाद में सरकार जो है इस सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करती है, यानी कि उसकी भरपाई करती है। तो सबसे पहले बैंक जो है कम ब्याज पर जो है उधार दे देते हैं। उसके बाद बैंकों को इस पूरे कम ब्याज की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करता है? उस नुकसान की भरपाई की जाती है केंद्र सरकार की ओर से। इसके अलावा लाभ की अगर बात करें कि इस योजना का लाभ क्या है, तो ये योजना निर्यातकों को उनकी ऋण लागत कम करने में मदद करती है। यानी कि इससे जो आपके निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उनको पहले उधार लेने के लिए जो ब्याज देना पड़ता था अब उनको कम ब्याज देना पड़ता है। तो उनकी लागत जो है यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे उनके उत्पाद जो है वैश्विक बाजार में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? तो अगर उनके पास ज्यादा उनकी लागत कम हो जाएगी तो इससे वो अपने कॉस्ट को भी कम कर सकेंगे, अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम कर सकेंगे। तो अगर पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए का बिक रहा था, अब वो अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम करके 90 रुपए कर सकते हैं। और अगर सोच करके देखिए कि पहले कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा था
और अब वो 90 रुपए का बिक रहा है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? यहाँ पर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि प्राइस कम होने की वजह से उसकी जो डिमांड है, डिमांड का लॉ क्या कहता है? डिमांड यानी कि जो आपकी मांग का नियम है वो ये कहता है कि अगर अगर किसी प्रोडक्ट के पैसे कम होते, प्राइस कम होता है, तो उसकी डिमांड क्या होती है? उसकी डिमांड ऊपर जाती है। तो इससे उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको डिमांड का रूल पता होना चाहिए। डिमांड का रूल क्या है? जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, और जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको यहां से आप निष्कर्ष निकालेंगे कि डिमांड का रूल ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव किस तरह से? यहां पर आप देखेंगे नेगेटिव रिलेशन आपको मिलेगा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। जबकि सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई का नियम ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे होता है? तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाता है तो उसकी सप्लाई क्या होती है? उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। और अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस नीचे जाता है तो उसकी सप्लाई सप्लाई भी कम हो जाती है। तो ये नियम आपका सप्लाई का रूल है और ये आपका डिमांड का रूल है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक में समझनी होती हैं जब आप जो है माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, जब आप जो है सूक्ष्म जो अर्थव्यवस्था है उसको पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमी को। चलिए बढ़ा जाए आगे, बात की जाए पेट्रो डॉलर इकोनॉमी की। तो पेट्रो डॉलर प्रणाली क्या है, इसको सबसे पहले आप समझें और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पेट्रो डॉलर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो चर्चा में क्यों आया है। तो पेट्रो डॉलर प्रणाली की अगर आप बात करें, इसको आप जो है एक वैश्विक प्रथा के तौर पर देख सकते हैं, एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं, जिस प्रैक्टिस में बेसिकली तेल को खरीदने के लिए बेसिकली किसी अन्य मुद्रा के बजाय अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि चाहे कोई भी देश तेल को खरीद रहा हो, चाहे कोई भी देश तेल को बेच रहा हो, उन दोनों देशों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन किस में होगी? वो ट्रांजैक्शन की जाएगी आपका अमेरिकी डॉलर में। इसी को कहा जाता है, इसी सिस्टम को आप कहते हैं पेट्रो डॉलर प्रणाली। इसके इतिहास की अगर आप बात करें तो इसके इतिहास की शुरुआत होती है 1973 में, जब पहली बार अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में हमें एक समझौता देखने को मिला था। अमेरिका और सऊदी अरब ने जो समझौते पर साइन किया था, इसी समझौते से पेट्रो डॉलर प्रणाली की शुरुआत होती है। इस समझौते में दोनों देशों ने अमेरिकी डॉलर में तेल की कीमत और व्यापार करने पर सहमति जाहिर की थी। यानी कि अमेरिका और सऊदी अरब ने यह कहा कि हम दोनों जो भी व्यापार करेंगे, जो भी तेल की कीमतें तय की जाएंगी, वो किस में की जाएंगी? वो डॉलर में तय की जाएंगी। यानी कि एक बैरल तेल का एक जो बैरल है उसका प्राइस जो तय किया जाएगा वो सऊदी अरब की मुद्रा में तय नहीं किया जाएगा, वो तय किया जाएगा अमेरिका की मुद्रा में यानी कि डॉलर में। तभी आपने सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेल की बात आती है तो उसका प्राइस कैसे बताते हैं आप? एक डॉलर प्रति बैरल बताते हैं आप। यानी कि एक बैरल को खरीदने के लिए आपको $1 देना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल की तरह लीजिए आप इसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तेल का प्राइस डॉलर के आधार पर तय किया जा रहा है, उसका व्यापार भी डॉलर के आधार पर हो रहा है। और ये समझौता 1973 में सबसे पहले अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में देखने को मिला था। इसके अलावा इस समझौते से ये भी तय किया गया कि सऊदी अरब से जो भी तेल खरीदेगा, यानी कि जो भी देश सऊदी अरब के साथ तेल को लेकर के व्यापार करेगा, उस देश के लिए अनिवार्य होगा कि वो डॉलर में ही व्यापार करे। यानी कि सऊदी अरब केवल अमेरिका के साथ डॉलर में व्यापार नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के सभी देशों के साथ जो भी सऊदी अरब से तेल खरीदेंगे, उन सभी देशों को सऊदी अरब को डॉलर में ही भुगतान करना पड़ेगा। ये भी इस पूरे समझौते के तहत तय किया गया था। अब क्योंकि सऊदी अरब क्या है, आज जब आप अरब जगत की बात करते हैं जहां पर तेल का सबसे ज्यादा भंडार आपको मिलेगा, कलेक्टिवली जब आप देखें तो अब क्योंकि सऊदी अरब जो है उसका अरब जगत पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, इसी वजह से जब सऊदी अरब ने ऐसा किया तो दुनिया के जो अरब जगत के बहुत सारे देश थे वो भी धीरे धीरे इस प्रणाली की तरफ आगे बढ़ने लगे। उन्होंने भी अपने देश में जो है अपने देश के तेल की जो कीमतें थी वो डॉलर के आधार पर तय करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी डॉलर के आधार पर व्यापार करना शुरू कर दिया और इसी तरह से धीरे धीरे दुनिया भर में पेट्रो डॉलर प्रणाली जो है वो स्थापित हो जाती है। अब खबर चर्चा में क्यों आई थी? तो खबर चर्चा में इस वजह से आई थी क्योंकि द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिस आर्टिकल में ये कहा गया था कि बेसिकली वैसे उसमें तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो मेन पॉइंट उसमें था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है, पेट्रो डॉलर का जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में आपको गिरावट नजर आ रही है। वो सिस्टम जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसके पीछे उस आर्टिकल में 2 रीजन बताए गए थे। दोनों रीजन पर हम बात करते हैं। इसमें से पहला रीजन ये है
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की संख्या में कमी के कारण वैश्विक मंच पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। आपने भी महसूस किया होगा पिछले कुछ समय में कि अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको उस पर धीरे धीरे आपको जो है क्षति देखने को मिल रही है, धीरे धीरे वो कम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। खासतौर पर जब आप जो है बात करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की, तो उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने पूरी तरह से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाया और इस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की वजह से अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप था वो धीरे धीरे कम हुआ और अमेरिका का वर्चस्व भी कम होने लगा। इसके अलावा दूसरी इसकी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो चाइना का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। तो एक तरफ अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है और दूसरी तरफ चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है। खासतौर पर जब आप बात करते हैं चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में, तो चाइना ने क्या किया है इस पूरे इनिशिएटिव के तहत? इस पूरे इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना ने दुनिया के जो तमाम देश हैं, खासतौर पर चाइना के जो पड़ोसी देश हैं और दुनिया के जो तमाम विकासशील देश हैं जिनको पैसों की जरूरत थी, उनको पैसे प्रदान किए, वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी। और अब इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से चाइना उन देशों की जो इकोनॉमी है, उन देशों की जो पॉलिटिक्स है, वहां की जो सोसाइटी है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और यही दो वजह हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रो डॉलर प्रणाली जो है वो आपको समाप्त होती हुई नजर आ सकती है। उस पर आप उसको उसमें आपको जो है समाप्ति कुछ हद तक नजर आ सकती है। तो ये बेसिकली हमने पेट्रो डॉलर कॉन्सेप्ट क्या था उस पर बात की, उसको समझा। अब बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए हमारी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है वो PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसको आप हिंदी में क्रय प्रबंधक सूचकांक भी कह सकते हैं, उसको लेकर के है। अब सबसे पहले खबर पर अगर आप बात करें कि खबर में बताया क्या गया है, तो खबर बेसिकली आपको ये बताती है कि मई महीने में हमें जो है कुछ गिरावट के बाद जून में जो विनिर्माण गतिविधियां रही यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा उसमें आपको सुधार देखने को मिला है। यानी कि अगर आपने मई महीने की PMI पर बात की होती तो मई महीने में PMI में गिरावट आई थी, लेकिन अब अगर आप बात करेंगे जून महीने में, तो जून महीने में PMI जो है वो कंपेरेटिवली सुधर गया है। यही खबर यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि सुधार कितना हुआ है, क्योंकि ये हर महीने चेंज होता रहता है। तो आपको केवल इतना जानना जरूरी है कि ट्रेंड क्या रहा है। तो मई महीने में गिरावट आई थी, जून महीने में सुधार हुआ है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमारे लिए PMI इंपॉर्टेंट है। तो PMI सबसे पहले क्या है? PMI एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है, यानी कि सर्वे बेस्ड सिस्टम है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि PMI को कोई गवर्नमेंट एजेंसी जारी नहीं करती है, एक प्राइवेट एजेंसी जारी करती है। तो ये चीज आपको खासतौर पर याद रखनी है कि अगर आपके प्रश्न पत्र में सवाल आता है कि PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो PM अगर उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, RBI हो सकता है, NSSO हो सकता है, CSO हो सकता है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो सकती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे आपके विकल्प हो सकते हैं। उसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि PMI को जारी करने का काम कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं करता है। इसको जो है जारी किया जाता है आपका एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ओर से। अब PMI क्या है? सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है, जिसमें जो अलग अलग संगठन होते हैं, अलग अलग जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो उन कंपनियों के जो नीति निर्माता हैं उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उन कंपनियों का आउटपुट कितना रहा है, कंपनियों में एक महीने के दौरान नए ऑर्डर कितने आए हैं, व्यापारिक अपेक्षाएं कितनी हैं, यानी कि जो कंपनी के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कंपनी के भविष्य के बारे में क्या लगता है, रोजगार की संभावना कितनी है, नए जो है रोजगार कितना सृजित हुआ है, इसको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। और इन सवालों के आधार पर, इन सवालों में जो जवाब मिलते हैं, उन जवाबों के आधार पर बेसिकली एक इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके तहत कंपनी के जो नीति निर्माता होते हैं, कंपनी के जो विश्लेषक होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी के भविष्य को लेकर के और पूरे सेक्टर के भविष्य को लेकर के क्या सोचते हैं, उनके विचारों को यहाँ पर जानने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो अपनी कंपनी के बारे में सबसे बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने जो बातें पेश की हैं वो कंपनी की रियल सिचुएशन को लेकर के पेश होती हैं। अब ये जो आपका PMI है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये 2 सेक्टर्स के लिए जारी किया जाता है। ये पॉइंट आपको खासतौर पर याद रखना है। कौन कौन से सेक्टर? तो ये सबसे पहले तो आपका विनिर्माण क्षेत्र के लिए जारी होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जारी होता है, और फिर आपका सर्विस सेक्टर के लिए जारी होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि जो आपका PMI है उसकी गणना 2 क्षेत्रों के लिए की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आपका सर्विस सेक्टर। इसके अलावा PMI की गणना करते वक्त जो है आपको सूचकांक पर 0 से लेकर के 100 तक का माप देखने को मिलेगा। अब इसमें भी इसके अलग अलग मायने होते हैं।
इसके मायने को एक बार अगर आप समझें, यहाँ पर इसको लेकर के बात की गई है। तो अगर किसी इकोनॉमी में अगर किसी सेक्टर को जो पीएमआई का सूचकांक प्राप्त होता है, पीएमआई का जो स्कोर प्राप्त होता है, वो 0 से लेकर के आपका 49 तक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि संकुचन हो रहा है। और अगर आपका पीएमआई 50 के लेवल पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई है। इकोनॉमी जो है जहां पर पहले थी वहीं पर अभी भी मौजूद है। और अगर आपका पीएमआई 51 से लेकर के 100 के बीच में है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रही है, ग्रो कर रही है। तो इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 0 से 49 मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 50 का मतलब आपका इकोनॉमी जो है स्टैग्नेट हो गई है, वहीं पर खड़ी है जहां पर पहले मौजूद थी। और 51 से 100 के बीच में होने का मतलब यह है कि इकोनॉमी में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर पिछले महीने का पीएमआई जो है, मान लीजिए एक महीना है महीना ए और एक महीना है महीना बी। अब अगर महीना ए जो है ये अगर इसका पीएमआई मान लीजिए 60 के स्तर पे था और फिर अगले महीने का पीएमआई घट करके 58 हो जाता है या फिर 55 हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? अब ये है तो दोनों 50 से ऊपर, तो इसका आप मतलब क्या निकालेंगे? इसका आप मतलब ये निकालेंगे कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इकोनॉमी में जो है कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी में संकुचन देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर आपका जो अगर आपका पिछले महीने का पीएमआई वर्तमान महीने के पीएमआई से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी तक नेगेटिव में नहीं गई है। ये चीज आपको याद रखना है, अभी भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो ये हमने पीएमआई को लेकर के बात की। अब अगली खबर को आप देखें तो अगली खबर हमारी प्रोजेक्ट नेक्सस से जुड़ी हुई है। ये खबर बहुत रिसेंटली चर्चा में रही थी और आरबीआई की वजह से चर्चा में रही थी। खबर के तहत हुआ यह है दरअसल कि आरबीआई ने विभिन्न घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे कि भारत का यूपीआई हो गया, तो जैसे कि यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो आरबीआई ने क्या किया है कि जो तमाम विभिन्न घरेलू एफपीएसएस हैं, यानी कि फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं, उनको इंटरलिंक करने के लिए एक बहुपक्षीय पहल की शुरुआत की है और इस पहल का नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। तो प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में अगर आप बात करें तो इस प्रोजेक्ट नेक्सस के माध्यम से भारत क्या करेगा? अपने यूपीआई को, यानी कि भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसको दुनिया के दूसरे, खासतौर पर इसमें साउथ ईस्ट एशियन एशियान जो कंट्रीज हैं उनमें से कई देशों के साथ जो है यहाँ पर उसको शामिल किया जाएगा। तो कौन कौन से देशों के साथ इंटरलिंक किया जाएगा? तो इसको आप मलेशिया के साथ जोड़ेंगे, फिलीपींस के साथ जोड़ेंगे, सिंगापुर के साथ जोड़ेंगे और थाईलैंड के साथ जोड़ेंगे। तो ये 4 देश हैं जिनके साथ भारत अपने यूपीआई को जोड़ने वाला है। और इस प्रोजेक्ट को क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है प्रोजेक्ट नेक्सस। तो हो क्या रहा है, अगर आप संक्षेप में कहें कि प्रोजेक्ट नेक्सस में क्या हो रहा है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस में भारत अपने यूपीआई को, दरअसल एक पूरा मंच बनाया जा रहा है, एक इंटरफेस बनाया जा रहा है, एक पेमेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंटरफेस बनाया जा रहा है, जिसमें आपका भारत भी शामिल होगा, भारत का आरबीआई शामिल होगा और ये 4 देश भी शामिल होंगे। इन 4 देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम जो हैं वो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से 4 देश? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 4 देश यहाँ पर शामिल है। अभी तक इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं हुआ है और उम्मीद है कि इंडोनेशिया भविष्य में इसमें शामिल हो सकता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की अगर आप बात करें तो रिजर्व बैंक जो है वो पहले भी इनमें से कई देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर जो है बातचीत करता रहा है, काम करता रहा है। तो पहले भी जो है बायलैटरल लेवल पर हमारा जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उसको किसी दूसरे देश के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है, ताकि पीपल टू पीपल, P2P जो ट्रांजैक्शन होती है या फिर P2M जो ट्रांजैक्शन होती है, पीपल टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन जो होती है, उसकी सहूलियत दी जा सके भारतीय नागरिकों को। लेकिन अब पहली बार यहाँ पर एक बहुपक्षीय मंच तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें न केवल भारत शामिल होगा बल्कि 4 और देश यहाँ पर आने वाले हैं। जबकि इससे पहले भारत केवल द्विपक्षीय स्तर पर इस तरह के काम कर रहा था। तो ये हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट नेक्सस को लेकर के जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को भी समझ लिया है। अब यहाँ पर जो तमाम खबरें थी वो समाप्त होती हैं और अब हम बात करेंगे आज की खबरों से जुड़े सवालों की। तो इन सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहले आप सवाल देखेंगे, फिर उनके जवाब देने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर आप देखें तो हमारा पहला सवाल है कि वेज एंड मीन्स एडवांस व्यवस्था के तहत कितने दिनों में पैसा जो है वो लौटाना
अनिवार्य होता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 50 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ें आप। अगला हमारा सवाल है कि ब्याज समकरण योजना यानी कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत किसको लाभ प्राप्त होगा। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल बड़े उद्योगपतियों को, ऑप्शन बी केवल एमएसएमईज को, ऑप्शन सी केवल आयातकों को, या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले सवाल को आप देखिए। हमारा अगला सवाल है कि पेट्रो डॉलर प्रणाली जो है वो निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार, ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा का आयात निर्यात, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल व्यापार, या फिर ऑप्शन डी आईटी उद्योग। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ें आप। हमारा अगला सवाल है कि यदि पिछले महीने का पीएमआई मौजूदा महीने के पीएमआई से अधिक है तो क्या होगा फिर। तो इसमें हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारा अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट नेक्सस में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी सिंगापुर, और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यह हमारा नया प्रोग्राम है तो अपने दोस्तों को इस नए प्रोग्राम के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।